ये रहा मेरा बैग, ये रहा मेरा लैपटॉप, ये रहा लैपटॉप का चार्जर, ये रहे मेरे कपड़े और ये रहा मेरा यूपीएससी का एडमिट कार्ड। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है यूपीएससी भारत का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है और मैं बाय चॉइस इस एग्ज़ाम के मुहाने पर खड़ा हूँ। यह मेरा यूपीएससी का पहला और आखिरी अटेम्प्ट होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। इस ब्लॉग में हम चर्चा करेंगे हम अपने एग्ज़ाम देने की जर्नी को लेकर। तो उससे पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, मेरा सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के पीछे सिर्फ दो ही कारण था। पहला, मुझे इस तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, जो कि मुझे मिला भी और मैंने मन लगाकर पढ़ने का प्रयास भी किया, नई नई चीज़ें सीखा। और दूसरा जो मेरा मेन कारण था वो था आई वॉज इन लव। मैं ये सोचता था कि अगर मेरा इंडियन सिविल सर्विसेज में हो जाता है तो मुझे जिससे प्रेम था उसके माता पिता से उसका हाथ मांगना काफ़ी आसान हो जाएगा। बिकॉज इंडियन सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि अगर एक लड़का सक्सेसफुल हो और लड़की खूबसूरत हो तो प्रेम हो ही जाता है और शादी भी हो ही जाती है। लेकिन इतना आसान भी कहाँ होता है इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन ले पाना। तो मैंने तैयारी शुरू करी और तैयारी करने के दौरान जब मेरी आधी सिलेबस पूरी हो गई तो इस एग्ज़ाम को लेकर मेरा आधा भाव खत्म होने लगा था, मरने लगा था इस एग्ज़ाम को लेकर। फिर इसी बीच अचानक एक घटना घटी। मेरी मम्मी की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो अंततः हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। और उसी बीच सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुझे जिससे प्रेम था उसकी शादी अचानक फिक्स हो गई और उसकी शादी भी हो गई। तो इस घटना के बाद मेरा जो इस एग्ज़ाम को लेकर एक्साइटमेंट थी, मैं जो कलेक्टर बनने वाला था, मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं ये बनूं, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो देन आई रियलाइज तैयारी के दौरान कि भाई मैं जिस शख्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ अब तो वो शख्स रहा ही नहीं और मेरे लाख मशक्क़त करने के बाद भी वो इंसान मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे लगा कि तैयारी छोड़ देते हैं। तो फिर मेरा दूसरा मन बोला कि भाई इतने पैसे खर्च हो गए तैयारी के दौरान, इतना रुपया खर्च हुआ सिलेबस कोर्स वगैरह खरीदने में, क्यों ना तैयारी पूरी कर लिया जाए। तो तैयारी जब मेरी पूरी हुई तो तब मुझे एहसास हुआ कि भाई ये तैयारी तो सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर देखा ही नहीं जा सकता है। ये तैयारी एक आदमी को मनुष्य बनाने तक, इंसान बनाने तक का है। तो फिर इस तैयारी के दौरान मुझे इतिहास पढ़ने का मौका मिला। मैं भूगोल पढ़ा, अर्थशास्त्र पढ़ा, समाजशास्त्र पढ़ा, हिंदी साहित्य पढ़ा, शेर व शायरी करी, इथिक्स पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा। तब मुझे पता चला कि इस दुनिया को देखने का जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो पूरी तरह से मेरा चेंज हो गया। अब पहले से ज़्यादा मेरे अंदर करुणा है, एम्पैथी है, दया है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर जो शुरू में मैंने तैयारी करी कि मेरा अंततः टारगेट सिलेक्शन लेना होगा, तो अब मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम से जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। अगर बाय चांस मेरा इसमें सिलेक्शन होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज में अगर मेरा सिलेक्शन होता है बाय चांस, कोई बाय चॉइस इसमें सिलेक्शन नहीं ले पाता, ये मैं कट एंड क्लियर बता देता हूँ। अभी तक जितने भी एस्पिरेंट इसमें सेलेक्ट हुए हैं वो कभी भी दावा नहीं कर सकते कि मैं बाय चॉइस इसमें सिलेक्शन लिया हूँ, सब तुक्के पर इसमें सिलेक्शन लेते हैं। तब मुझे पता चला कि जो चीज़ मुझे इस एग्ज़ाम से चाहिए वो मुझे मिल गया है। अगर मेरा इसमें हो जाता है तो मैं इसे बोनस समझूंगा। हालांकि मेरे माता पिता उतना सीरियस नहीं थे जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, सिर्फ मेरी मम्मी जानती थी कि मेरा बेटा ये करने जा रहा है। मेरे पापा भी उतना सीरियस नहीं थे इस एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन अब जो मैं उनका रुझान देखता हूँ, वो कई जगह ये भी बोलते सुनते आते हैं कि मेरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो इसकी एग्ज़ाम देगा। तो मुझे लगता है कि को फ्यूचर में वो मुझ पर प्रेशर बनाएंगे कि तुम ये एग्ज़ाम क्रैक करो।
अगर उनकी इच्छा होगी, अगर वो मेरे पर प्रेशर बनाएंगे कि तुम यही एग्ज़ाम क्रैक करो, तुम आईएएस बनो, तो मैं कोशिश करूँगा, अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊँ। लेकिन हालांकि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है ये। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के और लड़कियाँ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मैं एक प्रशासक बनूँ, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि किसी के लाइफ को देखकर, किसी के गोल को देखकर आप अपना गोल डिसाइड मत करना कि वो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो मैं भी यही चीज़ तैयारी करूँगा। अगर जो बच्चे इसकी तैयारी शुरू कर दी है, जो शुरू कर दी है, जो आए हैं, इसमें एक पेपर होता है इथिक्स में एक टॉपिक आता है एप्टीट्यूड एटीट्यूड। एप्टीट्यूड का हिंदी अनुवाद होता है अभिरुचि, यानी आमतौर पर प्रतिभा का मतलब यही होता है कि अगर आपकी प्रतिभा क्रिकेट खेलने में है, अगर आपको अगर प्रशिक्षण दिया जाए तो आप एक अच्छा क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, अगर आपको प्रशिक्षण दिया जाए तो आप एक अच्छा एक्टर बन जाएंगे। तो उसी तरह अगर आपको पता चल जाता है कि मैं एक अच्छा प्रशासक बन पाऊंगा और देश की सेवा कर सकता हूं, तभी आप इस फील्ड में आना और तैयारी शुरू करना। किसी का स्टेटस, कहीं पर स्टेटस देखकर ये मत आना कि कलेक्टर को 4 गाड़ियां देते हैं, वो जहां भी जाते हैं उसे सैल्यूट मारता है, ये सोचकर आप मत आना। अगर आप बन भी जाएंगे, मेहनत करके रट कर बन भी जाएंगे, तो आप एक अच्छा प्रशासक नहीं बन पाएंगे। और एक अच्छा प्रशासक नहीं बनने का मतलब है कि देश की संपत्ति का दुरुपयोग करना। तो वही मैं कहूँगा। और इसमें मैं एक अंत में एक टॉपिक मैं यही जोड़ूंगा, जो मैंने इस तैयारी के दौरान मैंने सीखा है कि जब भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करें, वो चाहे कोई भी जो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, क्रिकेट हो, एक्टर हो, किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना करें, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप तैयारी करना शुरू करेंगे, उस तैयारी के शुरू में आपको कई सारे चहेते लोग आपके जीवन में होंगे। लेकिन जब आप तैयारी पूरी कर लेंगे और आप सक्सेस के मुहाने पर होंगे, तो उस सक्सेस के मुहाने पर जब आप ठीक से देखेंगे तो कुछ आपके चहेते लोग जो आपके जीवन में थे वो नहीं होंगे। वो कारण भी है कि हो सकता है किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो गया हो, क्योंकि लंबी सक्सेस, बड़ा सक्सेस टाइम मांगता है। आप इस तैयारी के दौरान चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करें, हो सकता है कि वो इंसान का निधन हो गया हो, वो आपके लाइफ से दूर चला गया हो। तो आपको करना यही है कि आपको तैयारी भी करनी है, और आपके जो चहेते लोग हैं, जो 2-4 लोग हैं, दोस्त हैं, माता पिता हैं, चाहे जो भी हो, उनको आपको टाइम भी देना है। क्योंकि क्या पता आज वो आपके लाइफ में हैं या नहीं हैं, चाहे किसी कारण बस वो चले जाएंगे। तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि काश मैं उस व्यक्ति के साथ, उस इंसान के साथ मैं वक्त स्पेंड कर पाता। तो आपको तैयारी भी करनी है और अपने जो चहेते लोग हैं उनके साथ वक्त भी गुजारना है। बिकॉज आई टोटली बिलीव इन कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, कल हो ना हो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना है, बाद में रिग्रेट फील होने से पहले। तो तैयारी और जो आपके रिश्ते हैं उनको मेंटेन करके रखना है, तभी आप लाइफ का एक अच्छा अनुभव ले पाएंगे। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं जो सक्सेस के मुहाने पर चले गए हैं, सक्सेस के टॉप पर हैं, लेकिन उनके लाइफ में 2-4 रिश्ते भी नहीं हैं, और जब वह सक्सेस के शिखर से वापस लौट कर देखते हैं तो उस भीड़ में उनका अपना कोई दिखता ही नहीं है। भाई, जब आपके सक्सेस पर ना ही आपके दोस्त हैं, ना ही माता पिता हैं, नहीं और कोई हैं, तो फिर क्या फ़ायदा उस सक्सेस का? आप क्या कर लेंगे फिर? तो यही वजह से मैं बोल रहा था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा। हालांकि मेरे माता पिता चाहेंगे तो मैं फिर से दूंगा, लेकिन मेरी उतनी तीव्र इच्छा नहीं है। पहले लगता था कि मैं कलेक्टर बन के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मतलब पूरी भारतीय व्यवस्था को बदल दूंगा, सुधार दूंगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये गधापन है, ऐसा सोचना। बहुत मुश्किल है समाज को सुधारना, चलाना, अपने हिसाब से सब बनाना बहुत टफ है। लेकिन इसका एक फ़ायदा यही है कि आप अपना लाइफ जिए। और एक बात मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि दर्शन शास्त्र पढ़ने के दौरान मेरे मन में एक चीज़ बैठ गया है कि ये लाइफ क्षणिक है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए ये पल, ये खुशी, ये घड़ी जो मिल रहा है उसे बटोर लीजिए। बिकॉज आई टोटली बिलीव इन कि शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, कल हो ना हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए।
और सबसे पहले हम अपने घर के सबसे नज़दीक के स्टेशन के पास जाएंगे और तब तक के लिए चलते हैं। तो दोस्तों हम NH के पास पहुंच चुके हैं और सबसे पहले मुझे अगर ऑटो रिक्शा मिलेगी तो मैं वहां से पकड़ के स्टेशन के पास जाऊंगा। तो मैं बस में बैठ चुका हूं और मैं निकल पड़ा हूं स्टेशन की तरफ। कुछ ही देर में मैं अपने नज़दीक के स्टेशन के पास पहुंच जाऊंगा। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी। तो दोस्तों हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में करीब 1 घंटे बाद हमारी ट्रेन है, तो फिर हम पटना के लिए रवाना होंगे। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें, कुछ अच्छे अच्छे दृश्य मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो मिलते हैं फिर। तो फाइनली मैं स्टेशन के अंदर आ चुका हूं और मैं ट्रेन का वेट कर रहा हूं। मेरी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कुछ ही देर बाद मेरी ट्रेन आने वाली है। तो देखते हैं कि कितने मिनट के बाद मेरी ट्रेन आने वाली है। फाइनली 1 घंटा बोर होने के बाद मेरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। मैं ट्रेन पर चढ़ चुका हूं और ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुल चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नज़दीक वाले स्टेशन से गुजर रही है। यहाँ पर मैं शाम को घूमने भी आया करता हूँ। ये ट्रेन अभी रहुआ के पास के इलाके से गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये वहीं का लोकेशंस है। यहाँ पर मेरे ही गांव के कुछ लोग मनरेगा के तहत इस फील्ड में जो काम करते मज़दूर नज़र आ रहे हैं, ये मेरे ही गांव के कुछ लोग हैं। और ये इलाका शाम को मैं इधर घूमने आया करता हूँ। ये रेलवे के पास जो दिख रहा है, रेलवे के उस पार मेरा ही गाँव पड़ता है, एक छोटा सा गाँव है। और ये सीन्स मैं देखकर मुझे काफ़ी बेहद खुशी मिलती है कि मैं ट्रेन से अपने गांव के पास के इलाके को देख रहा हूं। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। तो फाइनली अब ट्रेन बेगूसराय स्टेशन पर पहुंच चुकी है और अभी मैं सिमरिया पुल क्रॉस कर रहा हूं। और यहाँ के कुछ सीन्स आप देखिए जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा डर भी लगता है जब पुल से हम गुज़र रहे होते हैं। तो मुझे आई फील कि मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि। तो फाइनली मैंने ये पुल क्रॉस कर लिया है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ट्रेन जा रही है आगे। नमस्ते दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी पटना जंक्शन पहुंच चुका हूं और यहां से मैं सीधे अपने एग्ज़ाम सेंटर के पास जाऊंगा। देखूंगा एडमिट कार्ड से वेरीफाई कर लूँगा कि कंफर्म यही मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। तो फिर उसके बाद मैं अभी फ़िलहाल आपको कुछ पटना जंक्शन के कुछ प्यारा सा दृश्य दिखाते हैं। तो हमारे साथ इस ब्लॉग में बने रहें। पटना जंक्शन बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है, जैसे महात्मा बुद्ध का एक फ़ोटो बना हुआ है, वहाँ पर चरखा बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए लोग भी हैं जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। और अभी टाइम करीब 12:30 या 1 के आसपास बज रही है। और ये भाई साहब हमें वीडियो बनाते हुए देखकर बाय बाय कर रहे हैं आपको। और इसके पीछे जो मंदिर दिख रही है पटना का हनुमान मंदिर है, जो कि बहुत फेमस है। ये आप सीन्स देख लीजिए इधर का। और इस हनुमान मंदिर के चारों तरफ का कुछ ऐसा सीन्स दिखता है। और ये ओवर ब्रिज के पास का सीन्स है, जो यहाँ से देखने पर हनुमान मंदिर बिल्कुल इस प्रकार दिखता है, जो कि काफ़ी रोचक और मनमोहक लगता है देखने में। आप सामने से देखेंगे तो आपको और भी प्यारा लगेगा। ये पटना स्टेशन की खूबसूरती है कि उसके बगल में हनुमान मंदिर है। तो अब हम यहाँ से ऑटो वाले की तरफ चलेंगे और वहाँ से बैठकर एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाएंगे। नमस्ते साथियों, फाइनली 1.5 घंटे ढूंढने के बाद आखिर मेरा एग्ज़ाम सेंटर मिल ही गया। मैं आपको अंदर से अपने एग्ज़ाम सेंटर दिखा था, लेकिन अंदर जाना अलाउ नहीं है। वो बोलते हैं कल आइए।
ये होता क्या कि कई बार बच्चे जाते हैं बुक्स रख देते हैं तो थोड़ा सा वो चीटिंग वगैरह हो जाता है, तो इसी को लेकर अंदर आज जाना अलाउ नहीं है। और क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो कल भी फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं। तो ये मेरा एग्ज़ाम सेंटर है। अब हम यहाँ से रूम पर जाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल का अपडेट हम आपको कल देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों अभी हम छत पर हैं और छत से पटना कुछ इस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं चारों तरफ लाइट ही लाइट जल रही है। ऐसा लगता है दिवाली आज ही है। अब देख लीजिए यहाँ तक नज़ारा दिख रहा होगा आपको। यहाँ से लेकर हम जिस रूम में अभी ठहरे हुए हैं उसी से वहीं के छत पर से ये व्यू लिया जा रहा है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने। और यहाँ पर देख लीजिए आसपास बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग में बहुत कम लोग मिलते हैं मार्केट में। तो फाइनली मैं एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुँच चुका हूँ। और ये जो गली जिस गली से मैं जा रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ के लोग इतने शांत हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं बल्कि किसी शोक सभा में आया हूँ। सब लोग शांत होकर नोटिस बोर्ड पढ़ रहे थे। आप यहाँ का सीन्स देखिए, काफ़ी शांति माहौल से गेट की तरफ थे। और नोटिफिकेशन जो चिपकाया गया था वहाँ गेट पर वो लोग पढ़ रहे थे और सब गंभीर मुद्रा में खड़े थे। कुछ एस्पिरेंट नहीं आए थे और धीरे धीरे सब आ रहे थे। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं भी वॉक कर रहा हूँ सामने में। मैंने नोटिफिकेशन सारे पढ़ लिए थे, सारे निर्देश मैंने पढ़ लिए थे और यहाँ पर आके मैं खड़ा होकर टाइम का वेट कर रहा था। तो आप लोग यहाँ का सीन्स देखिए, जो कि काफ़ी शांत माहौल था। लग ही नहीं रहा था कि मैं एग्ज़ाम देने आया हूँ। अभी कुछ देर बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं वो कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा वो क्या क्या बोलते हैं। अगर आप लाए हुए हैं तो आपके नीचे जवाब इसमें यूपीएससी और परीक्षा के लिए किसी प्रश्न जवाब नहीं है। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह और अनुरोध करता हूँ, आप लोग इस बात को करते हैं। कल हो करके आप लोग को अधिकारी बनना है और हो करके आपसे बहुत लोग अधिकारी होंगे। आप लोग इस बात को समझेंगे और दूसरे आपके लिए जो आपका प्रवेश पत्र है यही आपका और आप लोग जो है एक करके कतारबद्ध होकर के परीक्षा भवन में प्रवेश करें। तो फाइनली मैं एग्ज़ाम हॉल में इंटर करने जा रहा हूं और यहाँ पर ये गार्ड साहब होते हैं और ये कैजुअली चेक करते हैं। इनके पास एक मेटल डिटेक्टर होता है ताकि कोई अंदर गैजेट ना लेकर जा सके। मेरा रूम सेकेंड फ्लोर पर था और मैं सेकेंड फ्लोर पर आ गया हूं। अब कुछ ही देर बाद मेरा एग्ज़ाम होगा और आगे देखते हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई युद्ध लड़ने आया हूँ। आई फील कुछ ऐसा ही लगता है। नमस्ते दोस्तों, फाइनली मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और मैं घर वापस जा रहा हूँ। कुछ ही देर बाद मेरी ट्रेन आने वाली है, तो मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। ट्रेन आने में वक्त था तो मैं ऊपर देख रहा था तो मुझे हवाई जहाज़ दिखा, तो मैंने वीडियो बना लिया। और इसी वीडियो बनाने के दौरान मेरी दृष्टिकोण हनुमान मंदिर पर पड़ी, तो सोचा क्यों ना हनुमान मंदिर भी जाकर वक्त है तो घूम लिया जाए। मैं यहाँ मंदिर के पास आ गया हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शूज चप्पल वगैरह कलेक्ट करते हैं ये, और ये एक टोकन देते हैं ताकि आप जब वापस आएंगे तो आपको एक टोकन देंगे और वही टोकन के बदले आपको जो जूता मिला, जो जूता आप रखे थे वो जूता आपको वापस करेंगे। फिर आप वही जूता पहनकर आप जहाँ जाना चाहते जा सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि अभी इनको एक टोकन दिया गया। तो अब हम मंदिर की तरफ ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सीन्स है यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। मैं ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ियों की मदद से। यहाँ का चारों तरफ का दृश्य आप देख लीजिए। कई लोग यहाँ पर आए हैं पूजा करने के लिए और मैं धीरे धीरे मुझे छत पर जाना है और देखना है कि ये आप देख लीजिए मेरे पीछे का सीन्स। मैं जा रहा हूँ।
यहाँ से देखिए पटना जंक्शन कैसा दिखता है। और यहाँ पर देखिए शायद सरस्वती जी है और पीछे भगवान राम और कोई हैं, मुझे ठीक से पता नहीं है। और यहाँ से आप देखिए, अब मैं फिर ऊपर की तरफ जाऊँगा और यहाँ पर देखिए कई लोग पूजा करने के लिए आए हैं और यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। तो मैं और ऊपर की तरफ जाऊँगा। अब देखिए मैं अब गर्भगृह की तरफ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिमाएं लगी हुई है। तो जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर भेंट पात्र था, बहुत लोग थे, लाइन में लगे हुए थे। और ये देखिए मुख्य हनुमान जी की प्रतिमा है, मूर्ति बनी हुई है, जो कि मेन है यहाँ पर। इन्हीं के दर्शन के लिए कई श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में। आप यहाँ का देख लीजिए सीन्स, ये फ़ोटो वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर कॉर्नर बना हुआ कि इधर महिला इधर पुरुष रहेंगे। और यहाँ के चारों तरफ आप देखिए कि कई लोग आए हैं। अब मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा। मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कई लोग आए हैं। और आज ऐसा कोई त्यौहार नहीं है, नहीं तो इस मंदिर में बहुत भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और यहाँ से पटना जंक्शन कुछ इस प्रकार दिखता है, आप देख लीजिए। अब मैं उधर आगे की तरफ जाऊंगा और देखूंगा कि कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर है। मैं जा रहा हूं उधर। यहाँ पर देखिए, ये देखिए राम भगवान, लक्ष्मण जी और सबरी हैं। सबरी के बारे में आपको पता होगा। ये कौन से भगवान है मुझे उतना पता नहीं है। यहाँ पर शायद दुर्गा माता है इसमें। और ये देखिए जो बक्सा जैसा बना हुआ है, इसमें मैं दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पर शिव जी पार्वती जी हैं, जो कि एक मूर्ति बनी हुई है। आप देख लीजिए, इसके चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ सीढ़ी की मदद से और देखता हूँ कि ऊपर जाके कैसा दिखता है। तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सीढ़ी ज़्यादा छोटा है तो प्रॉब्लम होती है जाने में। कई लोग उतर रहे हैं। तो फाइनली मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, मैं छत पर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ कि यहाँ से पटना जंक्शन कैसा दिखता है। आप लोग देखिए, यहाँ से हनुमान मंदिर का जो शंकु बना हुआ कॉर्नर आकार का, वो देखिए कैसा दिखता है। ये रहा। अब मैं यहाँ से पटना जंक्शन दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए पटना जंक्शन कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। इसके चारों तरफ का सीन देखिए। मैं अभी हनुमान मंदिर के ऊपर हूँ, छत पर हूँ। ये देखिए हॉर्न लगा हुआ, इसे अनाउंस करते हैं, पूजा करते हैं तो कई लोग सुनते होंगे। अब देखिए ये दृश्य देखिए, हनुमान मंदिर पर से पटना जंक्शन का फ्रंट है। यहाँ पर देखिए भारत का तिरंगा कितना प्यारा लगता है। और पटना जंक्शन का फ्रंट देखिए, यहाँ पर कम भीड़ है लेकिन काफ़ी मनमोहक सीन्स लगता है देखने में। अगर आप अपने आँखों से देखते सामने से तो आई थिंक आपको ज़्यादा अच्छा लगता। फ़ोन से भी लगता है लेकिन सामने से देखने की बात ही अलग है। ये मैं हूँ, जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, और मेरे पीछे तिरंगा लहरा रहा है। पटना जंक्शन का सीन्स है। तो कुछ ऐसा दिखता है हनुमान मंदिर पर से पटना जंक्शन का फ्रंट। उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया इसके बारे में। यहाँ पर जो एक बक्सा में जो मंदिर का डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पर लोग चंदा देते हैं, दान पेटी में दान करते हैं तो वो कलेक्ट होता है। और इस बक्सा के अंदर
इस बक्सा के अंदर जो सोने की आई थिंक सोना का ही है, सोने की जो डिजाइन बनी हुई है, जो सैंपल बना हुआ है। इन फ्यूचर आई थिंक इन लोगों का यही प्लान है कि हनुमान मंदिर भविष्य में ऐसा बनाएंगे। अगर ये भी बनता है तो कुछ राम मंदिर जैसा बनेगा। अभी जो राम मंदिर का मंदिर बना है कितना प्यारा लग रहा है देखने में। कुछ ऐसा प्लानिंग है इन लोगों का। तो जब पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तो इस प्रकार का हनुमान मंदिर बनाएंगे। आई थिंक पटना में भी बनाएंगे, लेकिन कहीं बनाएंगे, मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन इतना भव्य मंदिर बनाएंगे, जब बन जाएगा तो आई थिंक बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में, टूरिज़्म वगैरह बढ़ेगा। तो अब मैं घर पहुंचने वाला हूं और कुछ ही देर बाद मैं अपने घर के नज़दीक वाले स्टेशन के पास उतर जाऊंगा। तो मिलेंगे फिर किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो